आज है 17 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि अरबपति एलन मस्क की टेस्ला ने किस भारतीय कंपनी से सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के समझौते पर सहमति प्रकट की है। ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है अडानी ग्रुप, तीसरा है टाटा और चौथा है महिंद्रा ग्रुप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि टाटा। टेस्ला ने वैश्विक प्रचालन के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स हासिल करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है नाम, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर एक खास तरह का पदार्थ है। ये विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, इस चिप को नए ज़माने का ऑयल कहा जाता है। एक बात क्लियर हुई कि इस चिप को नए ज़माने का ऑयल कहा जाता है। अगली बात कह रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग डिजिटल कैमरा, टीवी और अन्य उपकरणों में उनकी कैपेसिटी एवं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी इन चिप्स का उपयोग वाहनों में कंट्रोल और कम्युनिकेशन के सिस्टम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर चिप्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए ये है, इंग्लिश वाले यहाँ से अपना याद कर लें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द क्राउड फंडिंग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है कि क्राउड फंडिंग वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए निवेशकों से लघु धनराशि जुटाने की एक पद्धति है। ठीक है, अगला कह रहा है कि केवल मान्यता प्राप्त निवेशक ही निवेश कर सकते हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जिन कंपनियों की न्यूनतम नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए है तथा इंडिविजुअल व्यक्ति जिनकी न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए है। इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि ए और बी दोनों। इस चीज़ को समझ लो। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो अमाउंट ऐसा होता है कि कभी कभार लोगों के पास नहीं होता, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास उतना कंप्लीट अमाउंट नहीं होता, या फिर होता भी है तो वो उतना रिस्क नहीं लेते कि इतने पैसे को लेकर के इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर बिजनेस फेल होता है तो पूरी की पूरी उनकी जमा पूंजी जितनी भी है सबकी सब एक साथ डूब जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि इसमें शेयर देते हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो उनको शेयर धारक नहीं मिले, ठीक है, अगर उनकी कंपनी के लिए शेयर धारक नहीं मिले, वो क्या करते हैं, एक तरीका होता है क्राउड फंडिंग का। क्या होता है, क्राउड फंडिंग। इसके तहत क्या किया जाता है, क्योंकि मान के चलो कि ये शेयर धारकों को भी तो कुछ एक अमाउंट देना होगा ना, तभी तो अमाउंट इकट्ठा होगा। लेकिन मान के चलिए ये हैं 4 शेयर धारक, और इन चारों ने 10-10 रुपये दिए। ठीक है, और 10-10 रुपये होकर के 40 रुपये हुए, और मान के चलिए 40 रुपये इस व्यक्ति ने खुद इन्वेस्ट किए, और ऐसे करके 80 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि 40 रुपये इस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किए। ठीक है, और बाकी के जो 40 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो उसने 40 व्यक्तियों से 1-1 रुपया इन्वेस्ट किया है। तो जो 1-1 रुपया इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो बहुत छोटा अमाउंट उसने जो इन्वेस्ट किया है, इतने लोगों को कहाँ से लेके आएगा, वो है तरीका सोशली इंटरेक्ट करे लोगों से सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अगर पैसा जुटाया जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो क्या होगा, वो कहलाता है क्राउड फंडिंग। ठीक है, और ये जो क्राउड फंडिंग की जाती है ये सिर्फ जरूरी नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा होता है कभी कभार कि किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, या फिर जिसका जो मान के चलिए ऑपरेशन है, यार कुछ ऐसा है, कैंसर है वगैरह, जिससे वो बीमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, और उतना पैसा अगर कोई नहीं वहन कर सकता तो क्या कर दिया जाता है कि गरीब लोगों की ना सोशल साइट पर डाल दिया जाता है उनका एडवर्टाइज कि इसका ऑपरेशन होना है या इसका जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कितना पैसे की ज़रूरत है, कितना हो चुका है, इन सब का एक सिस्टम होता है। तो लोग कोई 2000 डाल रहा है, कोई 1000 डाल रहा है, कोई 100 रुपये डाल रहा है, कोई 200 रुपये डाल रहा है। ठीक है, तो वो डालते रहते हैं, तो इससे उनका इलाज भी हो जाता है। तो समझ में आया कि क्राउड फंडिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन कंपनी के मामले में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहता है, तो अगर कोई इंडिविजुअली लेना चाहता है तो कम से कम 2 करोड़ रुपए उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी लेना चाहती है तो कम से कम 20 करोड़ रुपए उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, तभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए सोशल नेटवर्किंग का यूज़ कर सकती है। बात समझ में आई, देख लेते हैं। देखो, क्राउड फंडिंग के अंतर्गत धनराशि विशेष परियोजना, व्यावसायिक उद्यम अथवा सामाजिक उद्देश्य के लिए जुटाई जाती है। भारत में सेबी द्वारा इस क्राउड फंडिंग को विनियमित किया जाता है। इससे एमएसएमई के लिए ऋण जुटाना आसान होता है तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान धन जुटाने का बेहतर साधन भी है ये। ठीक है, तो अगला प्रश्न है वो ये है कि पिंक बॉलवर्म के हमले से उत्तर भारत में फसल को निरंतर नुकसान हुआ है। इस कारण किसान एक फसल से दूसरी फसल पर प्राथमिकता दे रहे हैं। निम्न में से बताएं पिंक बॉलवर्म किस फसल का रोग है। ऑप्शन है मक्का, बी है चना, सी है कपास और डी है गेहूँ। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि कपास। देखो मामला समझो है क्या, कि कपास में एक रोग लग जाता है जिसको बोला जाता है पिंक बॉलवर्म। और ये है क्या, पता है क्या है, ये पिंक बॉलवर्म एक कीड़ा है जो कि कपास में लग जाता है। ये वाला, ये कीड़ा देखो, ये है पिंक बॉलवर्म जो कि कपास में लगता है। ठीक है,
और कपास को क्या कर देता है, बेकार कर देता है। तो इसके लिए क्या किया गया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास बनाया गया, जिसे नाम दिया गया बीटी कॉटन। क्या नाम दिया गया, बीटी कॉटन। मामले को समझ लेना हिसाब से कि कपास है, कपास में पिंक बॉलवर्म लगता है, इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कपास बनाया गया और उस कपास का नाम रखा गया बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन का मतलब क्या है, बी का मतलब होता है बेसिलस, बेसिलस, ठीक है, और टी का मतलब होता है थ्यूरिंजियस या फिर THURINGIENSIS, ठीक है, थ्यूरिंजियसिस। इसका मतलब क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कपास का बीज होता है उसमें इसका जीन मिला दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये बैक्टीरिया ना एक प्रकार का विषैला पदार्थ डाल देता है इसके अंदर, स्रावित कर देता है विषैला पदार्थ। तो जैसे ही ये जीव जैसे ही बनता है, ये जैसे ही पिंक बॉलवर्म बनेगा तो वो साथ के साथ मरता जाएगा, यानी कि वो बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, इससे बहुत बड़ा फायदा भी मिला। फायदा ये मिला कि फिर कपास बड़े स्तर पर पैदा होने लगा और कपास की फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन आजकल एक समस्या देखी जा रही है कि जो बीटी कॉटन है ना, तो बीटी कॉटन में हम जो ये बैक्टीरिया डालते थे, अब ये पता नहीं एंटीबॉडी क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, पिंक बॉलवर्म इस बैक्टीरिया से भी नहीं मर रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देख लेते हैं एक बार। देखो ये उत्तर गलती से डी हो गया है, इसका उत्तर सी होगा। ठीक है, देखो पिंक बॉलवर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिएला के बारे में बताया गया है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। यह कपास की फसल में होने वाला एक सामान्य रोग है। मुख्य चिंताएं क्या है कि पिंक बॉलवर्म ने अब आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी बीटी कपास फसल के खिलाफ भी प्रतिरोध विकसित कर लिया है। समझ में आ रहा है? इसका याद रखना, बेसिलस थ्यूरिंजियसिस। ठीक है, इस जो बैक्टीरिया है ना जिसको हम डालते हैं, इसका नाम याद रखना। ठीक है, देख लेते हैं आगे। और पिंक बॉलवर्म के हमलों से उत्तर भारत में कपास की फसल को निरंतर नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए किसान धान, मक्का और ग्वार या ज्वार की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ना आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी कि बीटी कॉटन के अलावा जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, इसके अलावा एक और है जीएम सरसों। क्या है? जीएम सरसों। जीएम सरसों को और अनुमति दी गई थी भारत में, उसका नाम क्या है, याद होना चाहिए आपको, DMH11। देखो ये करंट अफेयर का बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन याद रखना जो ये कहा जाता है ना कि बहुत पुराना प्रश्न आ गया, अरे अब क्या किया जाए, एक साल से भी पुराना आ गया या एक साल पुराना आया है, वो ऐसे प्रश्न होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत पुराने आते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो लैंडमार्क बन जाते हैं, हमेशा हमेशा आते रहेंगे। ये बीटी कॉटन हो गया, DMH11 हो गया, ये कभी पुराने नहीं होंगे। ये करंट अफेयर नहीं है, एक स्टैटिक बन गए प्रश्न। समझ में आ रहा है? कुछ करंट अफेयर ऐसी होती हैं जो कि स्टैटिक बनने के लिए होती हैं, जैसे कि अब आपका GST हो गया, ये क्या है, ये करंट अफेयर बन के आया था, लेकिन लैंडमार्क बन गया ना, ये हमेशा हमेशा के लिए आएगा। अब ये ऐसे ही DMH11 और बीटी कॉटन वगैरह है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मार्ग का अवरोधन तथा जनधन की हानि का कारण बनने वाली जियाधल नदी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताएं यह नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या ब्रह्मपुत्र? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। एक बार ना इस जियाधल नदी को देखो, ध्यान से देखो। पता है क्यों? क्योंकि जब मान के चलो 4 ऑप्शन आए कि ब्रह्मपुत्र नदी की निम्न में से कौन सी एक नदी नहीं है, और उसमें देगा, पता है क्या देगा, शंकुश दे देगा, और मान के चलो इसमें से कोई मान के चलिए ऐसी दे देगा जो आपने कम सुनी हो, जैसे सुबनसिरी दे देगा एक तो, और मान के चलिए लोहित दे देगा, और एक दे देगा जियाधल नदी। ठीक है, या फिर मान के चलिए एक और ऐसी दे देगा जो जिसका नाम आपको नहीं याद हो, मानस दे दिया। ठीक है, और फिर कहेगा ऑप्शन दे देगा, कहेगा केवल 1, केवल 2, 1 2 3, या फिर 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से देगा। या फिर जियाधल नदी को किसी और के ऑप्शन में दे देगा, जैसे कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ 3 दे देगा, बाकी एक जियाधल डाल देगा। तो उसमें समस्या क्या आएगी? उसमें समस्या ये आएगी कि आपने जियाधल नदी कभी सुनी ही नहीं होगी, आप पहचानोगे कैसे कि ये किसकी सहायक नदी है? समझ में आ रहा है? ये प्रश्न होते हैं नए प्रश्न। समझ, ऐसे प्रश्नों को टैकल करने के लिए जरूरी ये है कि इन चीज़ों को जो हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं ना, तो साथ के साथ स्टैटिक पर इसका ध्यान देते जाएं। ठीक, तो जियाधल नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और ये चर्चा में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और जो चीज़ चर्चा में बनती है ना, स्टैटिक में भी ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बने हुए होते हैं। ठीक है, आपको लगेगा ये तो स्टैटिक है, आया ही नहीं है, अभी तक मैंने किसी किताब में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन असल में ये करंट से उठ के आया है, इसलिए नहीं आ रहा है आपसे। ठीक, अब ये नदी इतनी छोटी है, बस 187 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इसलिए इसको ना मैप पर भी नहीं शो किया गया है कहीं पर भी। तो लेकिन याद रखना ये उत्तर से जुड़ती है, लगभग इस जगह पर है ये नदी। ठीक है, तो नदी की कुल लंबाई 187 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र में उसके उत्तरी किनारे की ओर से मिलती है। ठीक है, यह नदी अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय श्रेणी से निकलती है। यह नदी की कुल लंबाई 187 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र में उसके उत्तरी किनारे की ओर से मिलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय श्रेणी से निकलती है, ये तो हो ही गया। इस नदी का मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप के पास है। ठीक है, ये याद रखना है, माजुली द्वीप के पास है। और माजुली द्वीप के बारे में पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, कहाँ का? भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है।
नदी आइलैंड, ठीक है। अगला है कि यह नदी फ्लैश नदी का उदाहरण है, अर्थात इसमें आकस्मिक रूप से बाढ़ आ जाती है, इसी कारण यह अपना मार्ग बार बार बदलती है। देखो फ्लैश जब करते हैं ना तो बहुत जल्दी तेजी से प्रेशर आता है ना, यही चीज़ है फ्लैश। फ्लैश का मतलब ये हो गया कि अचानक ऐसा होता है कि नॉर्मल पानी बह रहा है और अचानक बहुत तेजी से पानी आता है इसमें। और ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि इस नदी की ना गहराई नहीं है, ये बहुत छिछली नदी है, क्योंकि बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है, इसलिए गहराई ज़्यादा नहीं होती इसमें, ठीक है। तो जैसे ही पानी की सप्लाई बढ़ती है वैसे ही अचानक इसमें फ्लश की तरह पानी आ जाता है तेज, और इसलिए ये बाढ़ का कारक बनती है। बेशक कम पानी हो लेकिन फिर भी बाढ़ का कारक बन सकती है नदी अगर उसमें गहराई नहीं है। तो हाल ही के शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादल नदी का प्राकृतिक मार्ग बाधित हो रहा है, जिससे यह अपना रास्ता बदल रही है, ठीक है। यह प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल नीनो के द्वारा जनित सूखे के कारण करीबा झील में उसकी क्षमता का केवल 13% जल रह गया है। इस आधार पर बताएं करीबा झील निम्नलिखित में से किन दो अफ्रीकी देशों के बीच अवस्थित है। इसमें उत्तर को हाइड करना भूल गए। जिम्बाब्वे या दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया या दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या मोजाम्बिक, और जाम्बिया या जिम्बाब्वे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे। देखो ऑप्शन इधर देखो, ये है जाम्बिया और ये है जिम्बाब्वे, ठीक है। इसकी सीमा पर है ये करीबा झील। क्या नाम है इसका? नाम करीबा झील है। और इसको अगर लेंदी वे में देखें, थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो देखो ये है करीबा झील, ये है। अब इस झील के जो ये वाला रीजन है ये है जाम्बिया, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है? ये है जिम्बाब्वे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1955 में जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनाया गया था, इसी से करीबा झील का निर्माण हुआ है। अब पता है ऑप्शन कैसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी? कृत्रिम झील। अब आपको पता है कि अगर ये बांध बनाने के कारण बनी है तो प्राकृतिक झील तो नहीं हुई, कृत्रिम झील हुई कि नहीं हुई? तो कृत्रिम झील है। तो देखो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मेनिनजाइटिस की वैक्सीन MEN5CV को लगाने की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इस नाम को देख लो, MEN5CV, इसे याद कर लो, क्योंकि इस तरीके से ही आ सकता है कि चर्चा में रहा या अखबारों में रहा शब्द MEN5CV क्या है, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत या नाइजीरिया। इसमें से चुनाव करना है। मेनिनजाइटिस की वैक्सीन है, क्या है? MEN5CV। अब बताना है कि किस देश ने सबसे पहले अनुमति दे दी है इसको अपने देश के नागरिकों को लगाने के लिए, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि नाइजीरिया। देखो नाइजीरिया की अगर लोकेशन देखना चाहें तो अफ्रीका ये महाद्वीप है, और अफ्रीका के ना इस कोस्टल रीजन में, यहाँ देखिए ये यहाँ पर है नाइजीरिया, ठीक है। गरीब देश है, और इसकी जो कैपिटल है ना अबूजा, वो ठीक बीच में मान के चलिए यहाँ पर है, ठीक है। अगर इसका मैप देखना चाहें और ज़्यादा तो ये देख लीजिए, ये है नाइजीरिया, और ये देखिए ये है कैपिटल अबूजा, ठीक है। दिमाग में रखना है, इसकी कैपिटल को याद रखना है, ठीक है, याद रखना। देख लीजिए नाइजीरिया दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित MEN5CV वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है, ठीक है। चलो मेनिनजाइटिस रोग के बारे में देख लेते हैं। इस रोग में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों में सूजन आ जाती है। यह रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होता है, ठीक है। यह रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होता है, तथा कभी कभी कवक के कारण भी हो जाता है। देखो मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी में ऐसे सूजन आ जाती है। याद रखना ये बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पर डाल के देखना, तब आपको मालूम पड़ेगा। ये नॉर्मली होता सब में है, चाहे किसी भी उम्र में हो जाता है, लेकिन बच्चों के प्रति ना इसकी अधिक सुवेद्यता होती है इसके द्वारा बच्चों में, यानी बच्चे अधिक सुवेद्य होते हैं, अर्थात बच्चे वल्नरेबल होते हैं इसके लिए, यानी कि बहुत जल्दी हो जाता है। ये इसके शुरुआती लक्षण है। अगर इसकी आप चरमावस्था देखोगे इंटरनेट पर डाल के देखना, मालूम पड़ जाएगा। ये कुछ वन लाइनर हैं, उनको देख लीजिए कि रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। ये चीज़ याद रखनी है। SBI लाइफ ने बीमा उद्योगों में क्रांति के लिए आइडिया एक्स लॉन्च किया है। आपको ना बस ये चीज़ याद रखनी है, ये वन लाइनर हैं, आए तो आए अदरवाइज नहीं, कि रोहित शर्मा ने बनाए T20 छक्के, जो 500 बनाए वो रोहित शर्मा है उसमें। SBI लाइफ ने आइडिया एक्स लॉन्च किया है। भारत पे के CEO बने हैं नलिनी नेगी। अब आपका एग्जाम कब होना है पता तो है नहीं अभी तक, तो तब तक हो सकता है इसके CEO फिर से चेंज हो जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं असल में। तो इसलिए ना ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, या फिर ऐसा होता कि एग्जाम से पहले यही खबर आती, ठीक 1 महीने पहले, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन सकता था। लेकिन अभी फिलहाल में इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और अभी मैं कहूँगा कि मार्केट में ना आप जब इंटरनेट पर जाओगे या आप किसी भी ग्रुप में जाओगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे देख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देख सकती हैं जो आपको लगे अरे हमें तो कराई नहीं जा रही। विश्वास रखिए, मैं जो करा रहा हूँ बहुत ही रिसर्च के साथ करा रहा हूँ, आपको वो सारी चीज़ कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब वनडे वाले एग्जाम होते हैं, रेलवे वाले एग्जाम होते हैं, और CHSL वाले एग्जाम होते हैं, तो इन एग्जाम का मतलब थोड़ा सा ना प्रोसेस अलग होता है। इसमें UPPCS या समीक्षा अधिकारी के पेपर जो होते हैं उससे करंट अफेयर इनकी थोड़ी सी अलग होती है। इनमें क्या है कि पिछले 2 साल 3 साल 2.5 साल तक का पूछा जाता है करंट अफेयर, ठीक है। लेकिन UPPSC में ऐसा है नहीं। इसमें क्या होता है कि बस आप ये मान के चलो कि पिछले 7 से 8 महीने का बहुत अच्छे से कर लो, बाकी के 4-5 महीने का नॉर्मल कर लो,
मतलब महत्वपूर्ण कर लो, और 7 से 8 महीने का, या आप सिर्फ 6 महीने का सही ढंग से कर लो, तो ये मान के चलें कि इस पोर्शन से आपका लगभग 70 से 80% आ जाएगा, और इस पोर्शन से लगभग 20 से 30% आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। जो कल का प्रश्न था कि चर्चा का विषय बना रहा टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर है बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में हमने सही से बताया था, और जितने भी कमेंट आए थे उस सब ने लगभग सही उत्तर दिया है इसका। अगला प्रश्न जो है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे वो है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय फिनटेक कंपनी द्वारा ई सेवा हाँ फोकरा के साथ में समझौता किया गया है। ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा है फोनपे, तीसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक, और चौथा है गूगल पे। इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और